हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंकुरम एकेडमी डिजिटल पर। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था स्वरों के प्रकार, जिसमें से हमने स्वरों के 3 प्रकार पढ़ लिए हैं। पहला, मात्रा व उच्चारण के आधार पर स्वरों के प्रकार। दूसरा, ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार। और तीसरा प्रकार था हमारा जीव की क्रियाशीलता के आधार पर। अब अगला प्रकार जो है हमारा वो है तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों के प्रकार। प्रकार नंबर ये है हमारा चौथा, तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों के प्रकार। तालु की स्थिति के आधार पर तो सबसे पहली बात हमारी आती है कि ये तालु क्या है। तो इसको हम समझते हैं कि जैसे जो जीभ होती है उसके ऊपर का जो भाग होता है मुंह के अंदर, उसको हम बोलते हैं तालु। और यहाँ पे जैसे मान लो ये हमारे आगे दांत है यानी दंत, इसको हम बोलते हैं दंत। दंत के ऊपर जो ये वाला भाग होता है जहां पर हमारा तालु टच होता है, जहां पे मसूड़े और दंत दोनों मिलते हैं, वहां से जो भाग शुरू होता है इस भाग को हम बोलते हैं मूर्धा। और ये है हमारे नीचे तालु के जीभ, इसको हम बोलते हैं जीभ। और गले के अंदर जो एक घंटी जैसी संरचना होती है उसको हम बोलते हैं काकल। तो हम पढ़ने वाले हैं कि तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो पहली स्थिति हमारी क्या बनती है, जैसे ये है हमारा तालु, और जब तालु के अगले वाले भाग को हमारी जीभ टच करती है या स्पर्श करती है, तो ये जो स्थिति बनती है ये हमारी स्थिति बनती है बंद, यानी मुंह की स्थिति इस समय पर बंद रहती है। यानी जब तालु का अगला भाग जो होता है उसको जीभ स्पर्श करती है तो उस समय मुंह की स्थिति जो होती है वो बंद की स्थिति होती है। ये हमारी कौन सी स्थिति है, बंद स्थिति। पहली स्थिति। दूसरी स्थिति की अगर हम बात करें तो दूसरी स्थिति हमारी क्या बनती है, जैसे ये है तालु और ये हमारी जीभ जब जाकर पीछे जाकर स्पर्श करती है तालु को, यानी जब हमारी जीभ तालु के पिछले भाग को स्पर्श करती है तो उस समय जो स्थिति बनती है ये स्थिति कौन सी कहलाती है, ये स्थिति कहलाती है मुंह की खुली स्थिति, यानी इसको हम बोलते हैं खुली स्थिति। ये हमारे मुंह की खुली स्थिति है। जब जीभ का अगला भाग तालु को स्पर्श करता है, आगे के भाग को, तालु के अगले भाग को जब स्पर्श करता है तो मुंह की बंद स्थिति बनती है। और जब जीभ का पिछला भाग तालु के पिछले भाग को क्या करता है, स्पर्श करता है, तो मुंह की खुली स्थिति बनती है। दो स्थिति। इसके बाद अगर तालु की चौथी स्थिति की अगर हम बात करें, तीसरी और चौथी, 4 प्रकार की स्थिति बनती है। तो जब जीभ हमारी मध्य में टच करती है और पीछे जाकर भी सीधी गले में जाती है, यानी यहाँ भी और यहाँ भी दोनों तरफ क्या है, खुली हुई नजर आ रहे हैं। मतलब मुंह की स्थिति आधी खुली और आधी बंद, यानी ये स्थिति जब कहलाती है। तो ये 2 प्रकार की स्थिति बनती है। एक तो आधा खुला रहता है मुंह, जो मुंह की स्थिति होती है वो आधी खुली और दूसरी आधी बंद। इस तरीके से हमारे तालु के आधार पर 4 स्थिति बन रही है। एक तो कौन सी बन रही है, जिसमें मुंह पूरी तरह से बंद होता है। दूसरी कैसे बन रही है, जिसमें मुंह पूरी तरह से खुला रहता है। और तीसरी जिसमें आधा मुंह खुला रहता है। और चौथी स्थिति क्या है, जिसमें आधा मुंह बंद रहता है। तो इस तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है। 4 प्रकार होते हैं हमारे। कौन कौन से होते हैं,
जो बंद स्थिति कहलाती है उसे हम बोलते हैं संवृत। संवृत स्वर। दूसरा प्रकार क्या है? विवृत। और तीसरा है अर्धसंवृत। और चौथा है अर्धविवृत। अर्धविवृत का मतलब आधा खुला, और इसमें आधा बंद, और विवृत में होती है ये खुला, जिसे हम बोल सकते हैं खुला स्वर, जिनको उच्चारण में हमारा मुंह पूरी तरह से खुला रहता है। और ये है जैसे बंद स्थिति रहती है पूरी तरह से। इस तरीके से तालु के आधार पर 4 भागों में स्वरों को विभाजित किया गया है। अब हम देखते हैं कि समृद्ध स्वर में क्या कौन से स्वर आते हैं, विवृत स्वर में कौन से स्वर आते हैं, अर्धसमृद्ध में कौन से स्वर आते हैं और अर्धविवृत में कौन से स्वर आते हैं। तो इसको हम देखते हैं। जैसे हमारे पास स्वरों की कुल संख्या होती है, स्वरों की कुल संख्या की अगर हम बात करें तो 11 कौन कौन से स्वर होते हैं? अ, ई और उ, ओ, औ, और एक होती है हमारी री। इनको याद रखना बहुत ही ज्यादा कठिन है, तो मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूं कि जैसे हमारे पास स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। 11 स्वर कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, औ और री। ये हमारे 11 स्वर हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे अगर हम बात करें कि ये आ, बड़ा आ है, अगर हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारा मुंह जो है पूरी तरह से क्या हो जाता है? खुल जाता है। ये इसके उच्चारण में मुंह की स्थिति जो होती है, मुंह की स्थिति खुली हुई होती है। इसके उच्चारण में हमारी मुंह की स्थिति कैसी होती है? खुली हुई होती है। जैसे अगर हम किसी बच्चे से कहें कि बेटे अपने मुंह को थोड़ा खोलना, आ करना, तो जब हम आ करते हैं तो पूरी तरह से वो आ करता है तो मुंह पूरा खुल जाता है। और इसका अगर आधा भाग देखे, जैसे आ और अ, इन दोनों को जोड़कर ही हमारा बड़ा आ बन रहा है। तो यानी एक ये इसका 1/2 और ये भी हो गया 1/2, यानी दोनों कैसे हो गए? आधे आधे हो गए। तो जब इस स्वर की हम बात करें तो इसके उच्चारण में मुंह पूरा खुल रहा है, तो ये किस में जाएगा? विवृत। विवृत का मतलब खुला हुआ, तो ये किस में आ जाएगा? विवृत में आ गया। और अर्ध विवृत ये आधा आधा हो रहा है, तो इस आ को अगर हम उच्चारित करें तो हमारा मुंह कैसा रहेगा? आधा बंद रहेगा, यानी आधा खुल जाता है। तो इसको हम कहां लिख देंगे? अर्धविवृत में। दोनों की हमें पता चला कि ये जो बड़े आ का अगर उच्चारण करते हैं तो मुंह पूरी तरह से खुल जाता है, तो ये खुला हुआ स्वर हो गया, तो विवृत स्वर में आ गया। और अर्धविवृत यानी इसमें हमारा मुंह आधा खुला रहेगा। अब हमारे पास ये जो स्वर बचते हैं, एक ए और ऐ, इन 4 स्वरों को छोड़कर, ए, ऐ और ओ, औ, इन 4 स्वरों को छोड़कर बाकी हमारे पास कौन कौन से स्वर बचे? ये वाले। इनको हम क्या करेंगे? इनको हम रख देंगे समृद्ध स्वर में। ई, उ और री। अगर हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे जो मुंह की स्थिति होती है वो बंद हो जाती है। तो ये जो 5 स्वर है इनको समृद्ध स्वर में रखा जाता है। और ये जो बड़ा आ है, इसे उच्चारण करते समय हमारे मुंह की स्थिति पूरी तरह से खुल जाती है, तो ये किस में आ गया?
विवृत स्वर में। और इसके बाद जो छोटा आ है, ये हमारा जब इसका उच्चारण करते हैं तो मुंह की जो स्थिति होती है आधी खुली हुई होती है, तो ये आ गया हमारा अर्ध विवृत। अब बात करें हम आगे के बचे हुए ये 4 हैं हमारे पास स्वर, इनको कहाँ रखा जाए। तो जैसे अगर हम आ और ई का योग करते हैं तो बनता है ए, और आ और ए का योग करते हैं तो बनता है ए, और अगर आ और ऊ का योग करते हैं तो बनता है ओ, और अगर आ और ओ का योग करते हैं तो बनता है बड़ा ओ। तो कहीं ना कहीं इसमें जो भूमिका निभाने वाला स्वर है वो है अ। तो इनमें से हम क्या करते हैं, एक को तो रख देते हैं किसमें, अर्ध विवृत में, और एक को रख देते हैं तुम्हारे अर्ध संवृत में। इस तरीके से इनको विभाजित कर देते हैं। तो जैसे इसको हम क्या करेंगे कि ये ए और आई, ओ और औ, इनमें से एक एक ऊपर नीचे कर देते हैं। जैसे इसको रख दिया हमने छोटी ए को इधर, तो बड़ी ए आ जाएगी हमारी इधर, सॉरी छोटी ए हमारी आ जाएगी अर्ध संवृत में, और बड़ी ए आ जाएगी हमारी किसमें, अर्ध विवृत में। और इधर छोटा ओ आ जाएगा हमारा किसमें, अर्ध संवृत में, और बड़ा ओ आ जाएगा हमारा किसमें, अर्ध विवृत में। तो इस तरीके से तालु की स्थिति के आधार पर जो स्वरों के प्रकार हैं इनको 4 भागों में विभाजित किया गया है, समृत स्वर, विवृत स्वर, अर्ध समृत और अर्ध समृत स्वर। इस तरीके से इनको 4 भागों में विभाजित किया गया है। आगे देखते हैं, और जब भी पढ़ने बैठे कॉपी पेन साथ में लेकर बैठे। तो हमने देखा तालु की स्थिति के आधार पर 4 प्रकार होते हैं। अब इनकी परिभाषा की बात करें तो समृत स्वर क्या होते हैं कि वे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह बंद रहता है, जिनके उच्चारण में क्या है, मुंह बंद रहता है। और विवृत स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह खुला हुआ होता है, वे विवृत स्वर कहलाते हैं। और अर्ध समृत स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह आधा बंद रहता है, आधा बंद रहता है, अर्ध समृत स्वर कहलाते हैं। और अर्ध विवृत का मतलब वे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह आधा खुला हुआ होता है, उनको हम बोलते हैं अर्ध विवृत स्वर। तो जो समृत स्वर है उनमें हमारा छोटा ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ और रे, ये 5 होते हैं। विवृत स्वर की बात करें तो ये जो खुला हुआ स्वर है इसमें हमारा बड़ा आ होता है। अर्ध समृत स्वर की बात करें तो ए और ओ, और अर्ध विवृत स्वर की बात करें तो आ, ए और औ। इस तरीके से हमारे स्वरों को विभाजित किया गया। तो हमने तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों के प्रकार देख लिए। अब अगला प्रकार हम देखते हैं अनुनासिकता के आधार पर। अनुनासिकता के आधार पर, तो अनुनासिकता के आधार पर अगर हम स्वरों के प्रकार की बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं, एक निर्नुनासिक और दूसरा होता है अनुनासिक। निर्नासिक और अनुनासिक। अब निर्नासिक और अनुनासिक में क्या अंतर होता है कि जैसे हमारे पास
दो अयोगवाह ध्वनियां होती हैं, जिनके पीछे एक तो ये दो बिंदी होती है और एक ऊपर लगा होता है, जिसे हम छोटी अंक की बिंदी बोलते हैं। तो ये जो वाली बिंदी होती है इसको हम बोलते हैं अनुस्वार, और ये होता है हमारा विसर्ग। इस तरीके से ये दो होते हैं, एक अनुस्वार और एक होता है हमारा विसर्ग। तो अगर किसी भी स्वर पर, जैसे हमारे पास 11 स्वर हैं, ए, आई, ओ, औ, इस तरीके से जो 11 स्वर हैं, इन पर अगर चंद्र बिंदु का हम प्रयोग करते हैं, इन पर अगर हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं, इस तरीके से प्रयोग करते हैं, तो ये ध्वनियां हैं, ये जो स्वर है, ये जो ध्वनियां हैं, ये किस में बदल जाती है? अनुनासिक स्वर में बदल जाती है। और जब इन पर किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता तो यही स्वर हमारे कौन से स्वर कहलाते हैं? निरुनासिक स्वर कहलाते हैं। तो आगे इसकी परिभाषा देखते हैं हम। कि वे स्वर जिनके ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं किया जाता, वे स्वर जिनके ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं किया जाता, या वे स्वर जिनके ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लगाई जाती, निरुनासिक स्वर कहलाते हैं। निरुनासिक स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, आ, ई, उ, डॉट 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 11 स्वर। अनुनासिक स्वर की बात करें तो वे स्वर जिनके ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। जैसे इस तरीके से डॉट डॉट। कहने का मतलब ये है कि स्वर वही है हमारे पास 11, जिन स्वरों पर अगर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है वे स्वर अनुनासिक स्वर कहलाते हैं, और जिन पर कोई भी प्रकार के चिन्ह, किसी भी प्रकार के चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता, वे स्वर हमारे निरुनासिक स्वर कहलाते हैं। आगे जो अगला प्रकार है वो है हमारा जाति के आधार पर स्वरों का प्रकार। तो उसको भी हम देख लेते हैं। अब इसके बाद जो अगला प्रकार है हमारा जाति के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो जाति के आधार पर अगर स्वरों के प्रकार की बात करें
तो दो प्रकार के स्वर होते हैं, एक सजातीय स्वर सजातीय स्वर और दूसरे होते हैं हमारे विजातीय स्वर। सजातीय स्वर और विजातीय स्वर में क्या अंतर होता है? सजातीय का मतलब होता है जैसे सजातीय, यानी सजातीय का मतलब होता है समान, और विजातीय का मतलब असमान। यानी वे स्वर जो समान समूह के होते हैं हमारे, वो तो स्वर कहलाते हैं सजातीय स्वर, और जो अन्य जाति के होते हैं या जो असमान होते हैं वे स्वर कहलाते हैं हमारे विजातीय स्वर। समान जाति के स्वर कौन कौन से होते हैं? जैसे अ और अ जोड़कर अगर हम बनाएं तो बनता है बड़ा अ, और ई और छोटे ई को अगर जोड़कर हम बनाते हैं तो बनती है हमारी बड़ी ई। इसी क्रम में ऊ और ऊ को अगर जोड़कर बनाते हैं तो बनता है बड़ा ऊ। यानी दीर्घ संधि में जिन स्वरों का प्रयोग किया जाता है वो सब किस में आते हैं? तुम्हारे सजातीय स्वर में आते हैं। और विजातीय स्वर क्या होते हैं? जैसे आ के साथ अगर हम ए का प्रयोग करें तो बनता है ऐ, और अगर आ के साथ हम ई का प्रयोग करें तो बनता है ए। तो यानी आ के साथ जब अन्य स्वर आकर मिलता है तो वो तुम्हारे स्वर के क्या कहलाते हैं? विजातीय स्वर कहलाते हैं। तो देखते हैं इसकी परिभाषा। सजातीय स्वर में वे स्वर जो समान जाति के होते हैं सजातीय स्वर कहलाते हैं। वे स्वर जो समान जाति के होते हैं सजातीय स्वर कहलाते हैं। जैसे ये जो स्वर होते हैं ये हमारे कौन से स्वर कहलाते हैं? सजातीय स्वर कहलाते हैं। विजातीय स्वर की बात करें तो वे स्वर जो असमान जाति के होते हैं विजातीय स्वर कहलाते हैं। जैसे ए ऐ ओ औ, ये हमारे स्वर हैं, वो कौन से स्वर कहलाते हैं? विजातीय स्वर कहलाते हैं। और जो समान समूह वाले स्वर होते हैं वो सजातीय स्वर कहलाते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमने देखा जाति के आधार पर स्वरों के प्रकार, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। जो समान जाति के स्वर होते हैं वो सजातीय स्वर कहलाते हैं, आ आ ई ई ए ऐ और ओ औ। और उसके बाद विजातीय स्वर की बात करें, जो असमान जाति के स्वर होते हैं वे विजातीय स्वर कहलाते हैं, ए ऐ ओ औ। और एक स्वर और हमारा बचता है री, ये हमारे विजातीय स्वर कहलाते हैं। तो इसी क्रम में हमने स्वरों के प्रकार अपने समाप्त कर लिए हैं। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक आने वाला है वो है हमारा व्यंजन, क्योंकि हमने देखा था वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। तो स्वरों के बारे में हमने पढ़ लिया कि स्वर किसे कहते हैं, स्वर के प्रकार क्या है। तो स्वर के प्रकार हमने 6 रूप से हमने स्वरों के प्रकार देखे थे। पहले नंबर पर मात्रा और उच्चारण के में लगने वाले समय के आधार पर, दूसरा हमने देखा था ओष्ठ की आकृति के आधार पर, तीसरा जीव की क्रियाशीलता के आधार पर, चौथा तालु की स्थिति के आधार पर, और पांचवा हमने देखा था तुम्हारा क्या बोलते हैं जाति के आधार पर स्वरों के प्रकार भी देख लिया। इसी तरह क्रम में हमने अपने स्वरों के प्रकार को कर लिया खत्म।
अब आगे हम देखेंगे व्यंजन किसे कहते हैं। तो इसके बाद जो आने वाला अगला टॉपिक है वो है हमारा व्यंजन।